सब लोग ठीक है जी, बढ़िया है। मंजूर जी, आप फिर से हो गए, हम वेट बस सर आपसे मुलाकात करने का सर दिल हुआ तो आगे सर। मतलब इससे पहले वाली क्लास में मुलाकात नहीं हुई थी हमारी। अभी टाइम है, थोड़ा और कर देंगे। मंजूर जी कहते हैं हम आपकी वेट में बैठे होते हैं, पर मैं बैठ भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि एक क्लास खत्म होती है दूसरी में भाग जाता हूँ। ओके, आज मेरी कॉलेज में भी 2 क्लासेस थी, कल भी कॉलेज में 2 क्लासेस है। कॉलेज वाली क्लासेस 3-3 घंटे की हैं, 6 आवर्स। जो हमने पेंशन पे डिस्कशन की थी, आज उसको ध्यान में रख के न्यूमेरिकल कर लें, इफ यू गाइस। यस सर। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें हम ऐसे तो मैं सोच रहा था आपको क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बट उस क्वेश्चन में हम बाकी चीजें भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट पेंशनरी बेनिफिट्स, तो दैट जो हमने डिस्कस किया था वो क्लियर हो जाएगा। ओके, और उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट ऑल पीपल कम। ओके, सर हमने जो ये CSR में हमें डेफिनेशंस वगैरह मेरे को लग रहा हमने नहीं किए शायद। कौन सी वाली? सर जो CSR की डेफिनेशन सर स्टार्टिंग की जो थी देखें, आपको मैंने पे फिक्सेशन के नोट्स दिया थे, उसमें डेफिनेशंस थी, ठीक है? तो उसमें भी शायद वो भी नहीं किया शायद। नहीं, पे फिक्सेशन में मैंने आपको डेफिनेशंस दी थी, जिसमें पे क्या होती है, ओके, उसके बाद सब्सटेंटिव पे क्या होती है, उसमें था आपका आइडेंटिकल पे। वो सर हमारे बैच को नहीं कराई है सर। नहीं सर, हमारे बैच को शायद नहीं कराया आपने, ऐसे नोट्स वगैरह दिए होंगे बट थ्योरी वगैरह हमें नहीं कराई है सर। डिस्कस नहीं किया शायद। देखिए, पहली बात यह है कि मेरा जो फोकस रहता है CSR में खासकर, वो पहले रहता है कि वो टॉपिक हो जाए जिनमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, ठीक है? थ्योरी के लिए वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू डिस्कस दैट। थ्योरी के नोट्स भी अभी आपको और भी मिलेंगे, ठीक है? बट आइडिया क्या है उसमें कि पहले वो चीजें आपको समझा दी जाए जो कि प्रैक्टिकली भी आपके काम आएंगी, और बहुत सारे नोट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। डेफिनेशंस जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे डेफिनेशंस भी कवर हो जाएंगी, क्योंकि जब आप टॉपिक की बात करेंगे तो उस टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस जब हम करते हैं तो एक तरह से डेफिनेशंस ही कर रहे होते हैं ना। बाकी थ्योरी के हिसाब से जितनी आपको डेफिनेशंस चाहिए दैट यू विल गेट एंड विल डिस्कस एज वेल। तो कोई ऐसी थ्योरी नहीं होगी जो आपके साथ डिस्कस नहीं होगी, ओके? डोंट वरी अबाउट दैट। पहले मेरा टारगेट ये है कि जो सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसमें आप एट होम आ जाए। थ्योरी को समझना या रटना वो मुश्किल नहीं है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स को समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब थ्योरी में जैसे बहुत मुश्किल आता है जी चार्ज लॉस को कैसे रेगुलेट करना, तो आपको न्यूमेरिकली जब मालूम है तो आप उसकी थ्योरी भी लिख पाएंगे। बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं थ्योरी के लगते हैं लेकिन होते वो न्यूमेरिकल है। हाउ इज पे रेगुलेटेड ऑन प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, बड़ा ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इट हैज ऑल द टिंज ऑफ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, तो वो चीज है।
जितनी थेरी आपको चाहिए होगी ना, वो मेरे हार्ट में है वो चीजें, आपको किसी चीज की कमी नहीं आएगी। बट वेट फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम। जैसे हमने बुक कीपिंग की, वहां पे एक बैच खत्म हो गया, उनका थेरी हमने बाद में डिस्कस किया पूरे का पूरा, तो फिर हम थेरी की ही बात करते थे, फिर किसी न्यूमेरिकल की बात नहीं की। अभी सीएसआर दूसरे बैच में न्यूमेरिकल थिंग्स वाले सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब मैं उनको एक दिन दूंगा जिसमें थेरी, कल उनकी क्लास होगी जो आपकी जीएफआर की चल रही थी ना, तो उसकी जगह पे उनकी क्लास होगी, एंड इन दैट क्लास विल बी डिस्कसिंग ओनली थेरी पार्ट। फिर और प्रैक्टिकल की बातें नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिकल आप सारे हो गए, तो डोंट वरी, नथिंग विल बी मिस्ड। ओके, कोई चीज मिस हो जाए वो मुझे वैसे भी मंजूर नहीं है। ठीक है मंजूर जी? यस सर। अभी अभी जानिब जी नहीं आए हैं, शायद जानिब जी आए हैं, तो हम जो है वो थेरी की जानिब भी चलेंगे टाइम आने पे। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिकल की जानिब चल रहे हैं। ओके, तो सी, जब आप लोग या मेरे साथ जो भी जुड़ता है, मेरी ट्राई ये होती है उसकी टेंशन मेरी टेंशन हो जाए, तो इसलिए आप बेफिक्र होके करें, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जितना हम क्लास में करेंगे वो सफिशिएंट होगा आपके लिए। ओके, तो परेशानी नहीं आएगी आप। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट सर एक चीज बोलनी थी सर। जी सर ये हमें जैसे क्लास में हमें ना ये पे स्केल और ग्रेड पे वगैरह करवाए थे, कन्वर्जेंस करवाई थी। तो सर अगर मतलब हमने यहाँ तो की नहीं है सर, अगर कल को मतलब मे बी वो एग्जाम के अकॉर्डिंग मे बी वो फेवरेबल ना हो कि एग्जाम में नहीं आएगी, बट कल को सर हमें अगर प्रैक्टिकली वो चीज आएगी तो सर उसका भी बता देना अगर टाइम बचेगा, क्योंकि आई थिंक एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली लेट ही होगा ऐसा लग रहा है। तो सर अगर देखें, अभी जो हमारी कोशिश है कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर लें। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट कर लें। जो आप ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, वो पार्ट 1 के लेवल पे भी कभी नहीं आता। वहाँ पे तो न्यूमेरिकल का पेपर है ना, वहाँ पे तो थ्योरी बहुत थोड़ी है, बाकी 125 मार्क्स का तो उनका न्यूमेरिकल का पेपर है। उनकी भी क्लास सैटरडे को होती है आजकल, तो वहाँ पे तो थ्योरी की हम इतनी बात ही नहीं करते, वो न्यूमेरिकल की बात है। तो दैट थिंग इज outdated right from 2016 and now we are into 2025, तो उसकी रेलिवेंस वैसे भी नहीं है आज की डेट में। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए, जो आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको सीखना चाहेंगे तो आई एम हियर टू टेल यू, क्योंकि हमने तो उससे पहले भी फिक्सेशंस की हुई है। तो 16 में तो बाद में आया था, उससे पहले 6 वाली फिक्सेशंस भी की हुई है। तो दैट इज नॉट द केस, बट थिंग इज राइट नाउ आवर फोकस इज ऑन टू कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जब आप काम करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो सारी प्रॉब्लम्स हम आज एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर ऑफिस की अपनी प्रॉब्लम होगी, हर केस अपने आप में अलग होगा। बट इसके दायरे में आपको वो केस एग्जामिन करने, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वी आर फोकस्ड ऑन दोज मैटर्स राइट नाउ। इंडिविजुअल मैटर्स तो आते रहेंगे, वो तो आएंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस विल बी देयर। ओके, कैन यू सी दिस ऑन द स्क्रीन? यस सर। just a minute. ओके, वैसे ये मैंने क्वेश्चन बनाया था सिर्फ क्वालिफाइंग सर्विस के लिए, बट इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, उनको रिटायर भी कर देते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमने 1965 लिया है, तो वी कैन रिटायर दैट पर्सन। कैलकुलेट क्वालिफाइंग सर्विस
इसमें मंथली पेंशन, DCRG, commutation of pension and cash, उसको कहते हैं in lieu of, ठीक है, in lieu of leave salary, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियली माय प्लान वाज कि आपको क्वालिफाइंग सर्विस कही जाए, लेकिन इसमें सारे कंपोनेंट्स हम डाल देते हैं सो दैट कि एक क्वेश्चन से आपको सारी क्लैरिटी हो जाए। तो इसमें ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमें लीव एनकैशमेंट भी निकालना है, तो इसमें ऐड कर लेते हैं उनके पास लीव कितनी थी, क्योंकि लीव अकाउंट तो हम यहाँ पे बना नहीं रहे ना। द official was having earned leave of, कितने दिन की छुट्टी दें उनको? 290 days. 290 days. Very good. 290 days to his credit at the time of the retirement. Okay. So, और यहाँ पे ये भी लेना पड़ेगा, the official was working, किस लेवल में रिटायर करें उनको? इन लेवल, किस लेवल में रिटायर करना चाहेंगे आप उनको? सर 8 में? L8, okay. The officer was working in L8, drawing pay off. L8 में कोई भी ले लेते हैं पे उनकी, L8 में हम ले लेते हैं 64,100 ले लूं, 64,100 ले ले, ठीक है। At the time of सुपर एनुएशन। अब ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू क्वालिफाइंग सर्विस। ओके, नाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या हमारा रहेगा? पहला स्टेप यही रहेगा कि हमें क्वालिफाइंग सर्विस उनकी कैलकुलेट करनी है। क्वालिफाइंग सर्विस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट क्वालिफाइंग सर्विस इज टू कैलकुलेट ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस। ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस होती है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके डेट ऑफ रिटायरमेंट तक। फिर उसमें कुछ पीरियड जो है वो माइनस हो जाते हैं, कुछ पीरियड ऐड भी होते हैं। ऐड कौन होगा? ऐड होने वाला कौन सा पीरियड होगा? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तो है नहीं वो, कुछ ऐड भी होता है ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस में। डेली वेजेस क्या ऐड होगा? ट्रेनिंग टाइम नॉट अवेलेबल, डेली वेजेस। अप्रेंटिस टाइम अगर पहला हम वो पहले टाइम में पास कर लें। यस यस, वो हो सकता है। डेली वेजेस सर्विस, डेली वेजेस 50% वो ऐड हो सकता है, ठीक है। जो आप ज्वाइनिंग टाइम की बात कर रहे हैं ना, जो आप ज्वाइनिंग टाइम की बात कर रहे हैं, वो क्वालिफाइंग सर्विस में ऐड नहीं होता, वो अर्न लीव में ऐड होता है। आर यू गेटिंग? सो क्वालिफाइंग सर्विस में एडिशन वाली बात नहीं है, उसकी एडिशन अर्न लीव में होता है, ऐड हो। अर्न लीव से ही माइनस होता है अगर मोर अवेल्ड हो, और अगर लेस अवेल्ड हो तो अर्न लीव के अगेंस्ट उसका एडिशन है, ना कि क्वालिफाइंग सर्विस से उसका कोई वास्ता।
ओके, तो सर पिछली सर्विस का ऐड होता है, जैसे अगर पहले सर्विस की हो? ऑफ कोर्स ऐड होता है इफ यू हैव अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर चैनल से अप्लाई किया होगा तो फिर उसमें एडिशन होती है उसकी, तो डिपेंड करता है आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया या नहीं किया, ठीक है। फिर उस सर्विस का बेनिफिट आपको हो सकता है, क्वालिफाइंग सर्विस में वो कंटिन्यूटी में चलेगा। सर कम्यूटेड लीव और जो अर्न लीव होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? कम्यूटेड लीव जो है और अर्न लीव, आप अर्न लीव और कम्यूटेड लीव का डिफरेंस जानना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। उसमें बेसिक फर्क ये है कि लीव अकाउंट जो है दो भागों में बंटा होता है। एक होता है अर्न लीव का अकाउंट, दूसरा होता है हाफ पे लीव का अकाउंट। ओके, इन केस ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट देयर आर टू लीव अकाउंट्स, वन इज अर्न लीव अकाउंट, सेकंड वन इज हाफ पे लीव अकाउंट। जो कम्यूटेड लीव है वो हाफ पे लीव के अगेंस्ट सेटअप होती है, और कम्यूटेड का मतलब ये होता है हाफ पे लीव जो है वो साल में 20 दिन ऐड होती है। ओके सर। साल की 20 दिन ऐड होती है, एंड दैट टू व्हेन यू कंप्लीट 1 ईयर। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से उसका वास्ता है, ना कि अर्न लीव की तरह उसका 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट मिलेगा। उसका क्रेडिट मिलता है व्हेन यू कंप्लीट 1 ईयर। तो जब आप 1 साल हो जाएगा 20 दिन ऐड होंगे उसमें। ओके से सर। you have 120 days half pay leave, okay, and you are taking say 30 days half pay leave, और आप commuted में उसको convert करते हैं, तो उस केस में ये होता है कि you will get full pay but your leave will be deducted double of that, means 30 की ले रहे हैं तो 60 की डिडक्शन होगी आपके अकाउंट से, तो कहते हैं commuted। हाफ पे का मतलब हो गया आप और उतनी ही डिडक्शन होगी जितनी आप लीव ले रहे हैं। कम्यूटेड में आप फुल पे लेंगे लेकिन डिडक्शन डबल की होगी। ओके ओके सर। दैट्स इट। सर अगर पेंशन टाइम में ये बच्ची होगी हाफ पे लीव तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? ओके, दैट इज नॉट एनकैशेबल, ठीक है। एनकैशेबल नहीं है वो सिर्फ अवेल करने के लिए है, ना कि एनकैश करने के। एनकैश करने के लिए ओनली वन टाइप ऑफ लीव, दैट इज अर्न लीव। यस यस। अब क्वालिफाइंग सर्विस will be calculated as follows। क्वालिफाइंग सर्विस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा यहाँ पे वो जो हम बना रहे थे ना कैलकुलेशन, आपको मैंने सिखाई थी अगर आपको याद हो तो, दैट वाज YMD। YMD याद है? ईयर मंथ डेज। Yes. YMD, okay, YMD means year month days। इसमें हमने ऊपर रखना है डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो अगर डेट ऑफ बर्थ 8/4/1965 को है उनका, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या रहेगी उनकी? 8/5/1995। तो year will 4 be 2025। it will be 30th of April, okay, 30th of April 2025, क्योंकि 60 इयर्स में रिटायर होना है उन्होंने, और जिस मंथ में उनके 60 इयर्स कंप्लीट हो रहे होंगे उसके लास्ट वाले दिन को वो रिटायर होंगे। हैड इट बिन, अगर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होती इनकी 1/4/1965, तो फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगी? लास्ट मंथ 31 मार्च। अगर 2 भी होगी तब भी 30 अप्रैल होगा, ठीक है। एक्सेप्शन इज ओनली फर्स्ट वन। तो यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट उनकी हो गई, ईयर इज 2025,
25, month is 0, 4, ठीक है, ठीक है जी। और डेज कितने हैं? 30 30/4/2025। क्लियर है सबको? और उसमें से हमें माइनस करना है, किससे कंपैरिजन होगा इसका? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। ओके, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हमें गिवन है यहाँ पे, ज्वाइंट सर्विस ऑन 9/8/1990। तो यहाँ पे आ जाएगा सर ये 30 डेज हुआ, ये मंथली हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो हम माइनस करेंगे जब समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ हमें चाहिए, यहाँ 0 नहीं करेंगे हम, फिर 12 करना पड़ेगा आपको 30 फिर से, ठीक है? ओके अभी माइनस करना है आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट में एक्सेप्शन बताया, तो वो एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। 1990 और ये हो गया 8 और ये हो गया 9/8/1990। क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दैट एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन नोट्स में भी आया था कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हो, then the person will retire on the last day of the previous month. ठीक है? और 2 से लेके महीने के लास्ट तक अगर हो किसी का डेट ऑफ बर्थ, तो फिर उस महीने के लास्ट में। दैट्स द एक्सेप्शन। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इन दोनों को कंपेयर करना है, ये हमारा कितना आ रहा है। और यहाँ पे फाइनल में भी इसको हम YMD कर लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये आपको अभी समझ में आएगा, क्योंकि ये आउटर में जो जाएगा उसके लिए है। अब यहाँ पे ये माइनस का क्वेश्चन है या प्लस का क्वेश्चन है? माइनस इसका क्वेश्चन है। 30 में से 9 हम माइनस कर लेते हैं, 21, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था इसमें +1 दैट मीन्स 22। ठीक है, अब 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो इसका भी मैंने आपको तोड़ बताया था कि हमें एक साल बोरो करेंगे तो फिर 16 में से निकालेंगे। 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 और 4 16 हो जाएगा। ओके, 8 आएगा। 8 मंथ। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2024। That's it. 34 year, 8 months, 22 days. एक मिनट। ओके, तो 16 में से अब 8 माइनस हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 में से 8 माइनस किए तो 8 रह गया, और 24 में से 2024 में से हमें माइनस करना है 1990। माइक बंद कर दें प्लीज, माइक बंद जी। ईयर को 24 क्यों किया? सर हमने +1 क्यों किया? +1 क्यों किया? +1 हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या होता है कि ये 9 वाला दिन जो है वो भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में आएगा ना, मीन्स ये सर्विस में काउंट हो रहा है ना। तो जब हम सिंपली माइनस करते हैं 30 में से 9, तो हम इस 9 को छोड़ रहे होते हैं फिर, ठीक है? लेकिन ये 9 भी तो इंक्लूड करना है, तो उसके लिए ये +1 है। ओके सर। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे Yes, मुझे sir. 9 से
9 से 13 तक जाना हो, सिंपल 9 से 13 तक काउंट करना हो तो सिंपली माइनस करूंगा तो 4 आएंगे, लेकिन मैंने 9 को भी काउंट करना है ना, तो फिर 5 दिन होने चाहिए ना अगर 9 इंक्लूड हो जाए तो। लेकिन जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो 4 ही आ रहे हैं, जबकि 9 भी इंक्लूड करना है। से अर्न लीव है 9 से लेके से सिंपली स्टेटेड हम सिंपल रखते हैं तो 13 तक, तो अर्न लीव फिर 5 दिन की होगी ना, 4 की नहीं होगी। जब हम माइनस करते हैं तो फिर तो 4 ही आएगा, बट 9 को इंक्लूड करना है तो +1 उसके लिए करना पड़ता है। क्लियर? यस सर। तो फाइनली दिस इज 34, दिस इज 8 एंड दिस इज 22। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रास क्वालिफाइड सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस। अब इस ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस में से कुछ पीरियड्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है, उनको हम कहते हैं, तो बोलेंगे लेस नॉन क्वालिफाइंग we call it periods, okay, नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स जो कि काउंट नहीं होंगे। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स कौन से हैं। एक तो वो कह रहा है यूएल है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये हमने नोट्स में भी डिस्कस किया था कि अगर यूएल का मतलब ये होता है विदाउट पे, लेकिन अगर वो विद मेडिकल सर्टिफिकेट हो only then that is counted, otherwise it is not counted। तो ये विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसका मतलब ये काउंट नहीं होगी ना, ये नॉन क्वालिफाइंग में चली जाएगी। ओके, क्लियर? यस सर। उसके बाद है अवेल्ड कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट है, बिकॉज दे विल गेट पेड फॉर दैट। ओके, तो ये तो नॉन क्वालिफाइंग में नहीं आएगा। देन उसके बाद है सस्पेंशन, यहाँ से लेके यहाँ तक, विच वॉज एडजस्ड एज पेनल्टी। अगर सस्पेंशन पेनल्टी एडजस्ट होता है देन दैट डजंट क्वालिफाई फॉर सर्विस, तो ये भी नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स में चला जाएगा। देन डाइज नॉन इज आल्सो नॉट काउंटेड फॉर सर्विस, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है अवेल्ड ईएल की तो पे मिलती है, तो ये तो क्वालिफाइंग में है। तो अभी तक नॉन क्वालिफाइंग में एक तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, ठीक है। हाँ, अब इन तीनों को हम वहां पे लिख लेंगे। नॉन क्वालिफाइंग में इस तरह से करें आप, इनमें हम 1 2 3 करके कर लेते हैं। नंबर 1 इज EOL विदाउट, शॉर्ट में लिख दो MC, समझ जाएंगे, ठीक है। अब YMD हमारे पास है ही है ऊपर, तो उसी की सीध में लिख लेते हैं। कैसे लिखना है? जहां तक ये थी उसको ऊपर रखना है, और जहां से स्टार्ट हुई थी उसको नीचे रखना है। तो कहां तक थी? एंड पॉइंट क्या था? एंड पॉइंट था 9/2/2014। दो 9, और कहां से स्टार्ट हुई थी? स्टार्टिंग पॉइंट वाज 15/10। हाँ जी, 15/10 जैसे 2013, 10 और 15। यहाँ ऐसे कर लेते हैं ना, 15/10/2013। अब ये माइनस का सवाल है हमारे लिए, तो -9 में से 15 तो माइनस नहीं हो सकता, अब हमें बारो करना पड़ेगा। बारो करने के लिए कंप्लीट 1 मंथ यहाँ से बारो करना पड़ेगा। तो जब बारो करेंगे यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे?
39 हो जाएंगे ना। यस सर। एक पूरा महीना हमने बारो किया यहाँ से, तो यहाँ एक महीना कम हो गया और यहाँ पे 30 दिन ऐड हो गए। अब 39 में से 15 माइनस हो सकते हैं, तो ये हो गया 4, 24 प्लस 1 करना सकता, इट इज 25। Now again there is a problem that we can't deduct 10 out of 1, ठीक है। अब यहाँ भी 12 करना पड़ेगा, यहाँ से 12 महीने इधर 12 होंगे, तो ये 1 का कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे 1 साल पीछे चला जाएगा, 2013 हो जाएगा, ठीक है। मंथ 25 बिल्कुल। अब 13 में से 10 जो है वो माइनस हो सकता है, सो दिस इज 3, और ये तो 0 हो गया, ये एक नॉन क्वालिफाइंग पीरियड हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको? नंबर 2 था सस्पेंशन था शायद, सस्पेंशन adjudged as penalty. So this is suspension adjudged as penalty. यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, जहां तक वो है पीरियड उसको ऊपर रखना। तो 13/12/2019, तो 13/12/2019, और कहाँ से स्टार्ट है 16/8/2019, 16/8/2019, 16/8/2019। अब 13 में से 16 जो है वो माइनस नहीं हो पाएगा, तो यहाँ भी 12 करना पड़ेगा। सो हियर दैट विल बिकम 43, और यहाँ पे रह जाएंगे 11, ठीक है। अब वो मसला नहीं है, अब माइनस हो सकता है। सो 27 plus 1, so it will give us 28। 11 में से 8 माइनस हो सकता है, so 3, and this is 0। ये दूसरा नॉन क्वालिफाइंग पीरियड हो गया। Now third one was dice non। सर एक क्वेश्चन था मेरा जी, डाइस नॉन कहाँ से कहाँ तक है? दिसंबर था 31 डेज का, तो 31 डेज नहीं लेंगे हम सर? देखें, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए देयर इज क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ मंथ इन द CSR that you have to take month as 30 days, because otherwise sometimes it may be 28, sometimes it may be 29, sometimes it may be 31, sometimes it may be 30. So to avoid that confusion, so that we all reach at the same time period, तो उसके लिए उस confusion को avoid करने के लिए CSR में ही provision है कि you have to take days of the months as 30, ठीक है। तो वो एक benchmark है हमारे लिए कि we don't have to consider any month in any other way, so it has to be thumb rule as 30 days। Clear? Yes sir। तो 5/9/21, 5/9/21 2021, 9 और ये 5 कहाँ से स्टार्ट था? 16/7/2021, 16/7/2021। अब वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है,
5 में से 16 माइनस नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे 08 रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएंगे how many days? 35 हो जाएंगे। अब वो प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो हम माइनस कर सकते हैं। 16 9 25 और 10 19 प्लस 1 तो 20। यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1 रह गया, ये 0 है। Now this is non-qualifying periods. अब हम निकाल सकते हैं इसमें टोटल non-qualifying सर्विस। ठीक है, तो क्या होगा, वो सम टोटल होगा इन तीनों का। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 और 1 में कितना आया था हमारे पास? 1 में आया था 0325 0325। सेकंड में आया था 0328 0328 0328 और थर्ड में आया था 0120 0120। अब इन तीनों को ऐड करना है हमने। ऐड करेंगे तो ये हो गया 25 प्लस 20, ये आ रहा है 73। ठीक है, 73 और ये आ रहा है 3 3 6 और 1 7, ये तो 0 ही है। अब ये जो 73 है, अब इसको उल्टा हिसाब करना। 73 में आप देखेंगे, नो जस्ट अ मिनट, 73 जो है इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना हो तो 2 महीने 2 महीने करते हैं और उसके बाद बचते हैं 13 डेज और 2 महीने जब यहाँ पे लाएंगे तो ये 9 हो जाएंगे। सबको समझ में आया ये? यस सर। So it means जो टोटल नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है उनकी वो है 0 9 और 13। यहाँ पे +1 नहीं करना लास्ट में? नो यहाँ प्लस, क्योंकि वो +1 ऑलरेडी हो चुके हैं अपनी अपनी जगह। अब तो हम इनको ऐड ही कर रहे हैं ना, तो ये जो ऐड 25 है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ 1। 28 इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ 1। सो इफ यू ऐड 1 मोर हियर, वो तो 25 के आगे फिर 26 बना दिया आपने उसको। ठीक है, यस यस। ओके, तो ये जो फिगर्स आ रही हैं ये +1 करने के बाद ही आ रही हैं, तो 2 बार तो +1 नहीं होगा ना, फिर तो आपने दो दिन उसमें ऐड, मींस 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, व्हिच इज नॉट द केस। सो 0 9 13। अब देखिए ऊपर हमने लिखा था आउटर कॉलम में हमने लिखा 34 ईयर और 8 22। दिस इज द वैल्यू। ये YMD को 2 बार लिखने का ये पर्पस है कि ये जो इंटरनल वाला है ये सारा कैलकुलेशंस के लिए है और जो फाइनल फिगर आएगी वो बाहर लिखी जाएगी। अब ये जो फाइनल फिगर है इसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, 0 9 13 0 9 13। अब हम नेट क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट क्वालिफाइंग सर्विस, नेट क्वालिफाइंग सर्विस के लिए हमें उसमें से इसको माइनस करना है। तो आपकी सहूलत के लिए मैं ऐसा करता हूँ, रफ में यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, फिर फाइनली हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे ताकि आपको स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े। सो इट वाज 34 0822। ठीक है, ये एक फिगर थी और फिर आया हमारे पास
0 9 9, month, ये 0 है और ये है 30। 13 days. अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो 22 में से 13 माइनस करते हैं आराम से, ठीक है। सो इट इज 9। 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो दैट मीन्स यहाँ से 12 करना पड़ेगा। यहाँ से 12 करेंगे तो 33 रह जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ओके, अब 20 में से 9 माइनस हो सकता है तो 11 हो जाएंगे, और ये कितना हो गया, 33। सबको समझ में आया? Sir, सर वो 9 और 13 वाला रिपीट करना, वो मिस हो गया। 9 और 13 वाला जो ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है। यस सर। ये वाला, हाँ जो डेज को मंथ बनाया सर। इसमें क्या है, 30 डेज का एक मंथ होता है ना, ठीक है। तो 73 में से 2 महीने तो कंप्लीट निकल गए ना, 60 दिन के 2 महीने हो गए, तो पीछे कितना बच गया, फिर 13 बच गए ना, ठीक है। यस सर। तो जब वो 60 दिन इधर गए तो 7 के वो 9 महीने हो गए, और यहाँ पे कितना रह गया, 13 डेज रह गए। राइट सर, राइट। So now can I write it straightway here? 33, 11, 9. इसको मिटा दो अब मैं। सर Yes, sir. में 1 ऐड नहीं होगा हाँ जी, सर, 1 प्लस नहीं होगा यहाँ पे नेट क्वालिफाइंग में। नो नो नो, देखिए 1 अपनी अपनी जगह पहले से हो चुके हैं, अब 1 का कोई इशू ही नहीं है। ये जब हम सारे डेट्स को, तो यहाँ डेट्स को उस तरह से सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। ये जो डेट्स आ रही हैं, दिस इज आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ 1 एट एवरी स्टेज। सो नाउ वी आर इनटू द लास्ट स्टेज, वी आर जस्ट डिडक्टिंग द कैलकुलेटेड values and which have come after taking into consideration 1. So this is only the mathematical value. This is not comparing the dates. Okay? ओके सर, ओके सर। ये अब मैथमेटिकल वैल्यू है हमारे लिए, तो मैं यही चीजें ऊपर लिख देता हूँ उसपे, 3320 वहां पे कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना? Yes, sir. यहाँ पे अब इसको हम कर देते हैं 33 और यहाँ पे कर देते हैं 20। कहाँ से आ रहा है वो हमें मालूम है। अब इसको हम लिख लिया हमने यहाँ पे, तो ये मिटा दूं अब मैं जो कैलकुलेशन की थी, इसको मिटा दूं। Yes, sir. ओके, अब जो नेट क्वालिफाइंग सर्विस हमारी आई है वो आई है 33 years 11 months and 9 days, ठीक। 33 years 11 months and 9 days। अब कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड्स हमने निकालने हैं। कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड्स। उसके लिए क्या होगा, 33 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस अब ये 11 महीने हैं, ठीक है। तो 11 महीने का मतलब क्या हो गया सर ये कितना पूरा साल हो गया। पूरा साल ही होगा। 6 months। अगर ये 9 सर पूरा साल हो गया। सपोज ये 9 months भी होता तब भी कंप्लीट वाले साल होते लेना, लेकिन अगर ये 8 महीने होता तो फिर 6 months ही लेना, फिर एक ही होना, ठीक है। तो जो मंथ्स की राउंडिंग है वो 3 वाली राउंडिंग है, 3 की राउंडिंग है। 3 महीने हो तो 6 मंथली पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ पे 3 प्लस हो गया 2
दो 6 मंथली पीरियड और हो गए ना, यहाँ पे पूरा साल है, तो दैट मीन्स 66 प्लस 2 इक्वल टू 68. ठीक है ड्रामा है 68 नंबर्स. सर एक डाउट है आगे नहीं वो ऐड हुई सर, आपने कहा ना कि 3 मंथ का लिखा लाइट बंद कर ली 3 मंथ का राउंड 3 मंथ 1 डे होगा या 3 मंथ को ही हम 6 मंथ ले लेंगे? 3 months means आपने कहा ना कि 3 मंथ की राउंड है, 3 मंथ में अगर ज्यादा हो 3 मंथ से तो हम 6 मंथ कंसीडर कर लेंगे उसको. हाँ. तो अगर 3 मंथ 1 डे होगा तभी कंसीडर करेंगे या 3 मंथ ही होगा तो कर लेंगे? No. Even 3 months. 3. Even 3 months. ठीक है. ठीक. If it is complete 3, then 1 6 monthly period. बट अगर उससे कम होगा, 3 से अगर कम होगा, 2 महीने होंगे तो इग्नोर करना इसको. 4 महीने होंगे तब भी 6 मंथ्स है, 3 होंगे तब भी 6 मंथ. ठीक है. दिस इज हाउ. सर एक बार डेज का बता देंगे फिर से? क्या चीज? सर डेज को कैसे डील किया हमने? डेज को कैसे डील किया? यस सर. मतलब 3 महीने से ऊपर जो डेज थे, 9 डेज एक्स्ट्रा थे ना. हाँ देखे. पहली बात तो ये है कि जो नेट क्वालिफाइंग सर्विस आएगी उसमें अगर दिन 30 से कम हुए, अगर 30 से कम हुए तो वो इग्नोर होने हैं. अगर 30 हुए तो 1 मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. अगर 30 डेज आता है तो फिर 1 महीना ऐड हो जाएगा ना सेंटर वाले में. और अगर 30 से कम होंगे तो वो डेज जो है सारे इग्नोर करने हैं, उनका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि राउंडिंग इज एट द लेवल ऑफ मंथ्स, नॉट एट द लेवल ऑफ डेज. ठीक है. यस सर. नाउ इट्स क्लियर. जी सर. सर ओके जी. Sir, despite having non-qualifying period, gross service और net service equal हो सकती हैं? क्या हो सकती हैं? सर non-qualifying period होने के बावजूद भी gross service और net service की ड्यूरेशन इक्वल हो सकती है? नो, कैसे हो सकती है? अगर नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स आपके हैं तो ग्रास में से वो माइनस तो होना ही है ना. ठीक है. ग्रास में से माइनस तो होंगे ही होंगे, तो नेट क्वालिफाइंग सर्विस उससे कम आएगी. आपका कहने का शायद कुछ और मतलब है कि जैसे इनको बेनिफिट तो 66 का मिलेगा. आर यू टॉकिंग इन दोस टर्म्स? जी सर. कि मैक्सिमम बेनिफिट उनको 66 का मिलेगा. अब उस तरह से बात कर रहे हैं? नहीं सर, अगर इनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस मतलब 2 महीने ही होती तो फिर हो जाता ना. फिर 69 मंथ्स आते तो ग्रॉस भी 16.5 मंथ्स ही आ रहे हैं, से हाफ ईयर मंथ्स ही आ रहे हैं. हाँ देखे उसमें तो राउंडिंग के हिसाब से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो कैलकुलेशन करके हमें समझ में आएगा. तो अगर वो नॉन क्वालिफाइंग पीरियड इग्नोरेबल होगा, ठीक है, वो बड़ा नेग्लिजिबल होगा, तो वो हो सकता है फर्क ना डाले, लेकिन कहीं पे वो फर्क डाल भी सकता है. जैसे वहां पे आ रहे हों से 4 मंथ्स, ओके, अदरवाइज 4 मंथ्स आ रहे हों और आपका 2 महीने का जो है नॉन क्वालिफाइंग पीरियड होगा, तो फिर फर्क डाल देगा ना वो. एक 6 मंथली पीरियड कम कर देगा. ओके. तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से हिसाब हो सकता है कि कहीं फर्क पड़ेगा, कहीं पे नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो डिपेंड करता है वो, अदरवाइज किस एज पे है वो, उस एज पे उसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. ठीक है. सर ये जो सस्पेंशन पीरियड था उसका आगे पेनल्टी भी लिखा था, तो ये कुछ पेनल्टी का कुछ अलग से लगेगा या उसी में इतना ही सर्विस नहीं होगा? नहीं इतना ही पेनल्टी का यही होगा कि वो नॉन क्वालिफाइंग पीरियड पे आएगा. ओके.
नॉन क्वालिफाइड, इसीलिए तो उसको पेनल्टी बोला गया ना। नहीं तो सस्पेंशन, अगर ऐसे सस्पेंशन लिख के आएगा बिना उसके पेनल्टी के, तो फिर भी तो हम उसको नॉन क्वालिफाइंग सर्विस उसको माइनस करेंगे। नेवर नेवर नेवर, suspension, merely suspension will never be a non-qualifying service until and unless it is adjudged as a penalty. Otherwise suspension हमेशा reinstatement में आता है। वो तो रिटायर हो रहे हैं अब, ठीक है सर, पर्सन इज रिटायरिंग, जब रिटायर हो रहे हैं तो सस्पेंशन अगर उनकी हुई भी होगी तो वो रीइंस्टेट हो चुके हैं, ठीक है। तो जब तक एडजस्ट एज पेनल्टी ना लिखा हो तब तक वो नॉन क्वालिफाइंग में लेना नहीं है। मैरली ड्यू टू द फैक्ट दैट पर्सन इज सस्पेंडेड, दैट विल नॉट टेक हिज सर्विस टू द नॉन क्वालिफाइंग कैटेगरी, ओके। अच्छा, तभी लेना जब पेनल्टी लिखा होगा सर। हाँ, इसीलिए आप देखेंगे जब बजट बनता है तो कोई आदमी अगर सस्पेंशन में भी हो उसका पूरा प्रोविजन हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी समय रीइंस्टेट हो सकते हैं, तो तब हमें उनकी पे देने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, ठीक है। तो वो चीजें हैं। आज इतना ही रखे, अब बहुत लंबा हो गया। यस सर, बहुत ठीक है। अगर आपने क्वालिफाइंग सर्विस को कैलकुलेट करना सीख लिया ना, आगे तो सिर्फ फॉर्मूले हैं, वो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, ठीक है। तो दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट देन यू आर कवर्ड, ओके। अगर स्क्रीनशॉट लेने हो तो ले सकते हैं। यस फिर आप यहाँ से ले लें, क्वेश्चन के स्टार्ट से ले लें, ठीक है। यस सर। नो सर, नो सर। ओके, चलिए फोटो शूट एक बार फिर से हो जाए। सर डीए कितने दिन का रखेंगे? 50% रख लें सर डीए। क्या चीज ये? कोई बात नहीं, अभी बेसिकली हमें पेंशन वर्कआउट करनी है। पेंशन जब वो बोलेगा तो बेसिक वर्कआउट करनी है आपने, ना कि पूरी पेंशन, ठीक है। हाँ, पूरी पेंशन के लिए मैं कैलकुलेशन आपको जरूर सिखाऊंगा, उसमें हम 50% ले लेंगे, ओके। ठीक है, ठीक है सर। कम्यूट का कॉन्सेप्ट अलग से सिखाया जाएगा सर, या यहीं तक ही लिमिटेड होगा? तो इस क्वेश्चन में हम कम्यूटेट कर लेंगे ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सर। रिवाइज कम्यूट भी होता है ना कुछ रिवाइज? नो, अब रिवाइज की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक ही बार देना हो, 10 बार देने की बात यहाँ नहीं करेंगे हम, ठीक है। अभी इसमें कोई रिवीजन वाली बात भी नहीं है। एक क्वेश्चन में कितनी चीजें आप लेके आओगे, ये तो कभी खत्म ही नहीं होएगा ना। दोज आराम से ले लें जो हमें इस समय रेलिवेंट है। फिर जिनका पे फिक्स रहता है उनकी वो एक्स्ट्रा क्लास कब होगी? एक्स्ट्रा क्लास वीकेंड पे प्लान कर रहा हूँ मैं। ओके सर, ओके सर। इस वीकेंड पे प्लान कर रहा हूँ। मेरे पास इंडिया में कुछ लोग प्लान करके इधर आए हुए हैं, बट मेरी अपनी प्लानिंग चल रही है, सो मैं उनकी तरफ देख ही नहीं पाया। But still, I feel it my duty to serve you guys. अभी लॉयर्स का एक आ रहा था कि हमें सैटरडे संडे पढ़ाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे पास है ही सैटरडे संडे, अगर वो भी मैं देख लूँ तो फिर तो खराब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक ठीक है जी? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ऑलमोस्ट वी आर डन। ओनली थिंग इज इट्स एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले, ओके। ठीक है जी, फिर जी सर, जो कल आपने बताया था SRO 43 के तहत जिनको जॉब मिलती है तो उनको फैमिली पेंशन भी मिलती है? जिनको जॉब मिलती है उनको फैमिली पेंशन उस तरह से नहीं मिलेगी ना, ठीक है। फैमिली पेंशन किसी और के नाम पे होगी फिर। गेटिंग? ठीक है सर। ओके ओके जी, मिलते हैं फिर।